अब अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम लोग विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं। इससे भी पहले हम लोग 2 ऑब्जेक्टिव वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत लगभग हम लोग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत तीसरा पार्ट है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हमारी मांसपेशियों तथा यकृत में मतलब लीवर में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो इनका सामान्य उत्तर है ग्लाइकोजन। इनका सामान्य उत्तर क्या है? ग्लाइकोजन। अथवा करके लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में या फिर पेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखेंगे यहाँ पर जो पौधे होती है मतलब जो प्लांट होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाई जाती है? स्टार्च रूप में पाई जाती है। लेकिन जो एनिमल होते हैं, मानव होते हैं, उनमें ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारी मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होती है। इसी कारण ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में मतलब लीवर और मसल्स में, पेशियों और यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में पाई जाती है। क्लियर? अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न CO2 की अधिकतम मात्रा किस रूप में रक्त के द्वारा फेफड़ों में परिवहित की जाती है? ठीक है, मतलब कोशिकीय श्वसन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है उसका अधिकांश परिवहन किस रूप में किया जाता है? तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी इसका अध्ययन कर लिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 रूपों में होता है। पहला होता है भौतिक विलयन के रूप में लगभग 3%। सेकंड होता है कार्बामिनो कंपाउंड्स के रूप में लगभग 25%। और सबसे अधिक होते हैं बाइकार्बोनेट्स के रूप में। ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं H2CO3, ये आगे चलकर कहना चाहिए हाइड्रोजन धन आयन प्लस HCO3 सिंगल माइनस आयन में मतलब कार्बनिक आयन में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ये जो कहना चाहिए कार्बनिक आयन होते हैं HCO3 सिंगल माइनस आयन होते हैं, ये कहना चाहिए RBC में पाए जाने वाले पोटेशियम धन आयन और प्लाज्मा में पाए जाने वाले सोडियम धन आयन से क्रिया कर लेते हैं और यहाँ पर बन जाते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर बन जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी बाइकार्बोनेट के रूप में ये परिवहन करते करते जब लंग्स के पास आते हैं तो इनमें जो CO3 होती है उनमें से CO2 को अलग कर दिया जाता है और शरीर से उल्टे मार्ग से क्या कर दिया जाता है? इनको बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब CO2 का सबसे अधिक परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट्स आयन के रूप में होता है। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में स्थानांतरित O2 की मात्रा है लगभग। तो यहाँ पर कहना चाहिए 3%। अभी आप लोग को बताया हूँ एज फिजिकल सॉल्यूशन भौतिक विलयन के रूप में। मतलब जो CO2 बनते हैं CO2 प्लस H2O, ये H2O किसका है? प्लाज्मा का H2 है, क्योंकि प्लाज्मा में कहना चाहिए अधिकांश क्या होती है? वाटर ही होती है। तो यहाँ पर ये जो वाटर है ये प्लाज्मा का वाटर है। ये कार्बोनिक एनहाइड्राइज नामक एंजाइम की सहायता से क्रिया करते हैं और आगे चलकर क्या बनाते हैं? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ये ब्लड सर्कुलेशन करते करते ये जब कहना चाहिए लंग्स के पास पहुंचती है तो इस CO3 से CO2 को अलग करके शरीर से नॉस्ट्रिल की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है
तो इस क्रिया में केवल 3% कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, परिवहन होता है। ठीक है, जब बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है तो पहले यही समीकरण बनेंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ये जो H2O होता है, जब बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है तो ये H2O प्लाज्मा का नहीं होता है, बल्कि किसका होता है, वो RBC का होता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। रक्त में दी हुई ऑक्सीजन सांद्रता पर, रक्त में दी हुई ऑक्सीजन सांद्रता पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विघटन की वृद्धि किस स्थिति में होगी। हम लोग को पता है श्वसन के दौरान हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ये किससे क्रिया करते हैं, हीमोग्लोबिन से। और लंग्स की कोशिकाओं में क्या बना लेते हैं, HBO2। ये लंग्स की कोशिकाओं में, ठीक है, लंग्स की कोशिकाओं में क्या बन गया, HBO2। अब ये जो HBO2 होते हैं शरीर के आंतरिक भागों में जाते हैं, मतलब कहाँ पहुँच जाते हैं, सेल्स में पहुँच जाते हैं। ठीक है, और सेल्स में आकर ये HBO2 होते हैं। ये जो HBO2 होते हैं उनमें से ये O2 को क्या कर देता है, ये अलग कर देता है, और O2 उपयोग होने के बाद CO2 में क्या हो जाएगा, ये चेंजेज हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो विघटन है इसमें वृद्धि किस स्थिति में होगा, ये तो होता है हमको पता है, लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो विघटन है इनकी वृद्धि कहना चाहिए किस स्थिति में होगा। तो उत्तर है इनका ए, मतलब रक्त का pH में यदि कमी आते हैं, रक्त का जो pH होते हैं, रक्त का pH कितना होता है, रक्त का pH होता है 7.3, 7.3 होता है। ठीक है, ये जो 7.3 होते हैं pH रक्त का, यदि इनका मान कम होती है तो यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन की दर में या विघटन होने की जो वृद्धि होती है वो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की या हीमोग्लोबिन से बंधुता होती है। रक्त में ये जो ब्लड है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, ये हीमोग्लोबिन से बंधुता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या है, बी है, मतलब माध्यम में CO2 की सांद्रता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधुता उतनी ही होती है जितनी CO2 की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब बहुत ज़्यादा या फिर कम नहीं होती है। CO2 की कहना की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है, उनके कहना चाहिए व्युत्क्रमानुपाती ही होती है। ठीक है जी, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और HBO2 बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी बंधुता कितनी है इन दोनों के बीच में, जितनी कि CO2 की सांद्रता की व्युत्क्रमानुपात, मतलब CO2 की सांद्रता कम है, मान लो CO2 की सांद्रता मान लो क्या है, कम है, तो इनकी बंधुता क्या रहेगा, कम रहेगा। और CO2 की सांद्रता यदि बढ़ गया तो HBO2 की कहना चाहिए जो बंधुता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन देखते हैं 27। शरीर के ऊतकों से, शरीर के टिश्यू से निकली अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के भीतर किस रूप में उपस्थित होते हैं। शरीर के टिश्यू से निकली हुई अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के भीतर किस रूप में उपस्थित होते हैं। हमको पता है गैसों का जब परिवहन होता है O2 CO2 का परिवहन, तो इस CO2 को हम लोग शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उस दौरान रक्त के भीतर ये किस रूप में उपस्थित होते हैं, तो ये उत्तर है इनका सी, रक्त प्लाज्मा तथा RBC में बाइकार्बोनेट्स के रूप में उपस्थित होते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स के रूप में इनको शरीर से क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है जी, रक्त प्लाज्मा मतलब रक्त में और प्लाज्मा में। ठीक है, रक्त में कहना चाहिए क्या होता है, RBC में पोटेशियम धन आयन,
और प्लाज्मा में क्या होता है, सोडियम धन आयन। तो यहाँ पर कहना चाहिए जो HCO3 सिंगल माइनस आयन होता है इनसे क्रिया कर लेती है और यहाँ पर बना लेते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और इनसे HCO3 सिंगल माइनस आयन क्रिया करके बना लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो रक्त और प्लाज्मा में ये बाइकार्बोनेट्स के रूप में क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन है ऑक्सीजन वियोजन वक्र है। ये जो ऑक्सीजन वियोजन वक्र है इनका कहना चाहिए ऑक्सीजन विघटन वक्र भी कहा जाता है, ऑक्सीजन विघटन वक्र। ठीक है, इसका दूसरा नाम HbO2 विघटन वक्र भी कहा जाता है, HbO2 विघटन वक्र। ठीक है, HbO2 मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटन वक्र, या इनको ऑक्सीजन विघटन वक्र भी इसको कहा जाता है। ये हमेशा कहना चाहिए एक ग्राफ बनता है, ये ग्राफ कहना चाहिए एस आकार की होती है, जिसके कारण इसको सिग्माइड वक्र भी कहा जाता है, जिसके कारण इनको सिग्माइड वक्र भी कहा जाता है। पुस्तकों में कहना चाहिए इनका जब ग्राफ बनता है तो हमेशा कहना चाहिए दाहिनी ओर कहना चाहिए लहराता हुआ पाया जाता है। जैसे एक ग्राफ बनता है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक एस आकार की बनती है इस प्रकार से, और ये दाईं ओर ही बनती है। ठीक है, कभी कभार कहना चाहिए बाईं ओर भी स्थापित हो सकते हैं, लेकिन बाईं ओर कब स्थापित होते हैं, बाईं ओर कहना चाहिए तब स्थापित होते हैं जब टेम्परेचर क्या होती है, कम होती है, टेम्परेचर क्या होती है, कम होती है, और pH क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है जी, ये हमेशा दाईं ओर ही कहना चाहिए लहराती हुई पाई जाती है। ऑक्सीजन विघटन वक्र या HbO2 विघटन वक्र, या फिर ये एस आकार के होते हैं सिग्माइड वक्र। ठीक है, ये हमेशा दाहिनी ओर लहराती हुई पाई जाती है, लेकिन ये कभी कभार कहना चाहिए बाईं ओर भी विस्थापित हो सकता है, लेकिन बाईं ओर कब विस्थापित होती है, जब टेम्परेचर क्या होती है, कम होती है, और pH क्या होती है, उच्च होती है। क्लियर। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन विघटन वक्र है, तो ये कहना चाहिए सिग्माइड वक्र कहा जाता है, क्योंकि इसका ग्राफ कैसे बनता है, एस इस प्रकार से एस आकार का बनता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है उच्च श्वसन में डायफ्राम हो जाता है, तो उच्च श्वसन के दौरान कहना चाहिए डायफ्राम विमोचित हो जाता है, डायफ्राम क्या हो जाता है, विमोचित हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है रुधिर में पाए जाने वाले O2 की ब्लड में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा की हानि किसके द्वारा होती है, रुधिर में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा की हानि किसके द्वारा होती है, तो उत्तर है यहाँ पर सी, उत्तर है यहाँ पर सी, एल्वियोली के चारों ओर मौजूद कैपिलरी से। जो एल्वियोली होते हैं मतलब इनको हम लोग एयर सैक कहते हैं। ठीक है जी, वायु कोश। इस वायु कोश में क्या प्रेजेंट होती है, कैपिलरी प्रेजेंट होती है, मतलब जो आर्टरी होते हैं और जो वेन होते हैं मतलब धमनी और सीरा होते हैं, ये धमनी और सीरा इनके जो कैपिलरी होती है, केशिकाएं होती है, इनमें कहना चाहिए एयर सैक में पाई जाती है। ठीक है जी, उस कैपिलरी की सहायता से इसमें शुद्ध रक्त आती है और अशुद्ध रक्त यहाँ से जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की हानि किसके द्वारा होती है, तो उत्तर क्या है, एल्वियोली की चारों तरफ जो मौजूद होते हैं कैपिलरी मतलब केशिकाएं जो आर्टरी और वेन की होती है। क्लियर। उनसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की क्या होती है, हानि होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है पल्मोनरी रेस्पिरेशन में, पल्मोनरी रेस्पिरेशन में कौन सी क्रिया नहीं होती है। जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन जैसे जो लंग्स द्वारा श्वसन करते हैं, जो लंग्स द्वारा श्वसन करते हैं उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन और हिंदी में फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। जैसे एम्फीबिया का एडल्ट है, रेप्टेलिया है, एवीज है,
मैमल्स है, इन सब में होने वाले श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन में कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो यहाँ पर उत्तर है सी, क्योंकि पल्मोनरी रेस्पिरेशन के दौरान ये जो माउथ होते हैं इनको कहना चाहिए ओपन और क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप मनन कर सकते हैं, क्योंकि जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है उसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन को हम लोग नॉस्ट्रिल से लेते हैं, नोज से लेते हैं, नोज से लेते हैं, और माउथ क्या होते हैं? बंद भी होते हैं। ठीक है, मतलब माउथ को ओपन क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन के दौरान उत्तर आ जाएगा सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अनाक्सी श्वसन में पायरुविक अम्ल पेशियों में बनाता है। जब मान लो कहना चाहिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की बहुत कम हो जाती है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत का कार्य करता है, या फिर व्यायाम करता है, या फिर पर्वतारोही है, या फिर एथलीट से दौड़ने का कार्य करता है, उस समय हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उस दौरान हमारे शरीर में मांसपेशियों में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जब ग्लूकोज कहना चाहिए पायरुविक एसिड बनी रहती है। हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया में पहला चरण होता है जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। श्वसन की पहली क्रिया क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। उसके बाद क्या होता है? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ये जो तीन क्रिया है श्वसन की क्रिया, जैसे हम लोग एक समीकरण में दे देते हैं, वास्तव में उतने में पूरा नहीं होता है। ये 3 चरणों में होती है, ये लंबी लंबी क्रिया होती है। इसका हम लोग इस श्वसन में अध्ययन नहीं किए हैं, क्योंकि इनका अध्ययन किया जाता है पौधों में श्वसन। इनका अध्ययन किया जाता है, पौधों में भी श्वसन होता है और जंतुओं में भी श्वसन होता है। एनिमल और प्लांट श्वसन के दौरान दोनों ही ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बताया था थ्योरिकल में, पौधे और एनिमल श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है जी। और श्वसन का परिभाषा क्या होता है? समीकरण में लिख रहा हूँ C6। श्वसन का पहले मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। और एनिमल चाहे प्लांट ये लेते हैं 6O2, मतलब ऑक्सीजन ही लेंगे। और ये ऑक्सीजन कहने चीज़ ग्लूकोज को क्या कर देती है? ऑक्सीडेशन करती है, मतलब तोड़ती है। यह कार्य कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होती है। और ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगा? 6CO2 और 6H2O और 38 ATP से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण होगा। तो ये पौधे और जंतु दोनों में ही समीकरण यही रहेगा। मतलब आपका एनिमल हो चाहे प्लांट हो, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस ही लेती है। क्लियर? लेकिन जो श्वसन की क्रिया होती है 3 चरणों में होती है। पहला क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। सेकंड क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। और तीसरा क्या होता है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। इसका अध्ययन हम लोग पौधे में अध्ययन करेंगे श्वसन, तो वहाँ पर करेंगे। ठीक है जी। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में मुख्य रूप से क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में मुख्य रूप से क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में होती है जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण करता है। ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण करता है। कौन सी क्रिया में? ग्लाइकोलाइसिस में। आगे चलकर होती है क्रेब्स साइकिल की क्रिया। क्रेब एक साइंटिस्ट का नाम है। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? ये जो पायरुविक एसिड जो बनी रहती है, ये जो पायरुविक एसिड बनी रहती है, आगे चलकर कहना चाहिए ये क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाती है और इनका आगे चलकर ऑक्सीडेशन होगा और ATP के रूप में क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। और तीसरी चरण क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। क्लियर? तो यहाँ पर ये
ऑक्सीश्वसन है ये क्या है, ये ऑक्सीश्वसन है। ऑक्सीश्वसन जिनमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जब हम बहुत मेहनत करते हैं, दौड़ने का कार्य करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस समय हमारे मांसपेशियों में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। तो अनॉक्सी श्वसन के दौरान क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड बना रहता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ये जो पायरुविक एसिड बना रहता है, ये आगे चलकर लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देगा। और जैसे ही हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, हमको क्या लगेगा, थकान लगेगा। तो थकान लगने का वही कारण होता है, कोई भी मजदूर जैसे कि 8 घंटे कार्य करता है, तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये जो पायरुविक एसिड होते हैं लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देते हैं। जैसे ही लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, उस व्यक्ति को क्या लगेगा, थकान लगेगा। लेकिन जब वह कार्य करने वाला व्यक्ति रात्रि में जब आराम करता है 8 घंटे, तो पुनः उनके शरीर में ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये लैक्टिक एसिड क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और थकान क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। क्लियर। तो थकान लगने का कारण क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और इन पेशियों में ये पायरुविक एसिड आगे चलकर किसका निर्माण कर देगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देगा। जैसे ही लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, हमको क्या लगेगा, थकान लगेगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, रक्त में CO2 किस रूप में उपस्थित होती है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में उपस्थित होती है। तो आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया था, रक्त में जो CO2 होते हैं, या तो कहना चाहिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में क्या होती है, उपस्थित होती है। क्लियर। बाइकार्बोनेट से के रूप में जब इनका परिवहन होता है, तो सबसे पहले कहना चाहिए क्रिया इस प्रकार से होती है, जिसको मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। ये जो CO2 है, ये वाटर से क्रिया करती है। ये वाटर आप लोग याद रखेंगे RBC का वाटर है, ठीक है। यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है, और यहाँ पर क्या बनती है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ये आगे चलकर कहना चाहिए आयनन की क्रिया होती है। ये हाइड्रोजन धन आयन और HCO3 सिंगल माइनस आयन में क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। ये जो हाइड्रोजन धन आयन होते हैं, ये हीमोग्लोबिन में चले जाते हैं, और हीमोग्लोबिन मतलब रक्त के pH को कहना चाहिए 7.3 कर देते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर HCO3 आयन बना हुआ है, ये कहना चाहिए RBC में उपस्थित, ये कहना चाहिए RBC में उपस्थित पोटेशियम धन आयन, प्लाज्मा में उपस्थित सोडियम धन आयन, इनसे क्रिया करती है, और ये बना लेती है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और ये बना लेती है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, रक्त में CO2 किस रूप में उपस्थित होते हैं। तो आप कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट से के रूप में। क्लियर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, उसके बाद अगले दिन पुनः अध्ययन करेंगे। शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन परिवहित होती है, तो शरीर की प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन किस रूप में परिवहन करती है। ठीक है। तो ऑक्सीजन परिवहन WBC के रूप में गलत, RBC WBC गलत, RBC और हार्मोन गलत। तो यहाँ पर ऑक्सीजन RBC के रूप में परिवहन करती है, क्योंकि ये RBC होते हैं। इन RBC में क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण RBC का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए RBC का अलग कार्य, WBC का अलग कार्य, ब्लड प्लेटलेट्स का अलग कार्य। क्लियर। जैसे कि सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर ब्लड मतलब रक्त। रक्त को पहले हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा ये लगभग 55% भाग है, और ये जो 45% भाग है, ये कहना चाहिए होती है कॉर्पल्स। क्या होती है, कॉर्पल्स।
ये जो प्लाज्मा होती है इनमें कहना चाहिए केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो इसका 90% भाग कहना चाहिए वाटर होता है, 10% इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, हार्मोन है, एंजाइम है और मिनरल्स है, ये सब इसमें घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ये जो कार्पल्स होते हैं इन कार्पल्स को आगे चलकर 3 प्रकारों में बांट दिया जाता है। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स केवल मैमल्स में पाई जाती है, ब्लड प्लेटलेट्स केवल मैमल्स में पाई जाती है। और ये आरबीसी, इसी आरबीसी में हीमोग्लोबिन घुले हुए पाई जाती है, जिसके कारण रक्त का कलर क्या होता है, रेड होता है। यदि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो रक्त का कलर कहना चाहिए येलो हो सकता है। क्लियर। उसके बाद ये जो डब्ल्यूबीसी होता है, उनके बाद ये जो डब्ल्यूबीसी होता है आगे चलकर ये 2 भागों में पुनः बांट देते हैं डब्ल्यूबीसी को। ठीक है जी। ये जो डब्ल्यूबीसी है ये आगे चलकर 2 भागों में पुनः बांट देते हैं। एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स। और ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, अकणिकाएँ होती है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं मोनोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स ही आगे चलकर कहना चाहिए बी सेल्स और टी सेल्स बनाते हैं। जो लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड्स में प्रवेश कर जाते हैं वो टी सेल्स बनाते हैं। जो लिम्फोसाइट्स बोन मेरो सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं वो बी सेल्स बनाते हैं। अब बी सेल्स टी सेल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बी सेल्स आगे चलकर एंटीबॉडी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए कोशिका में ऑक्सीजन किस रूप में परिवहन करती रहती है, तो क्लियर उत्तर है आरबीसी। क्लियर। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है संघर्ष करना। मतलब हमारे शरीर में जितने भी एंटीजन प्रविष्ट करते हैं, चाहे आपका वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उन सब से कहना चाहिए संघर्ष करती है और हमारे शरीर को कहना चाहिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का कार्य करती है। और जो तीसरे होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ये कहना चाहिए ब्लड का क्लॉथिंग से रिलेटेड होता है, रक्त की थक्का से क्या होता है, रिलेटेड होता है। हालांकि ब्लड क्लॉथिंग का संबंध विटामिन के से भी होता है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का देरी से जमती है। और तीसरा रक्त होता है ब्लड प्लेटलेट्स, इनका भी संबंध किससे होता है, रक्त के थक्के से होता है। क्लियर। तो आज के लिए केवल इतना ही।